Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन. ओके जैसे कि वी नो कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो नोटिफिकेशन ठीक आने के बाद हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी बहुत जल्द कंडक्ट कर दिए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स को क्या है, प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं दिया जाता ज़्यादा. तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको अपने प्रिपरेशन को अभी से ही बूस्ट करना है. स्ट्रेंथन कीजिए अपने प्रिपरेशन को टू क्रैक योर एग्जामिनेशन. ओके तो आज मैं कुछ आपके लिए बेसिक एमसीक्यूज लाई हूं विच इज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज के सेशन में हम करेंगे ऑफ इकोनॉमिक्स. तो पहला क्वेश्चन, आपने क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने आंसर देना है. ठीक है. तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस ए इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड. B. Effect of change in demand on its price. C. Effect of change in demand of a commodity over the supply of substitutes. या फिर D. None of the above. अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करती है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. है कि नहीं? इनवर्स रिलेशनशिप. हमें पता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है कि नहीं? जब प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज तो मार्केट में क्या होता है, हमारा जो डिमांड है, डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज. बट जैसे ही प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होती है, किसी भी सामान की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है, प्राइस जब कम होती है तो मार्केट में उसका डिमांड जो है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिमांड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड्स इंक्रीजेस. इसके लिए बोला जाता है द लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करती है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्या होगा इसका ऑप्शन? पहला मैं आपको पहला ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि जब प्राइस में चेंजेस आती हैं उसका इफेक्ट हमें डिमांड में देखने को मिलता है. सेकंड आपका ऑप्शन ये बता रहा है कि जब डिमांड में कुछ चेंजेस आती हैं तो उसका इफेक्ट हमें प्राइस को में देखने को मिलता है. थर्ड, जब इफेक्ट देखने चेंजेस आती हैं डिमांड में तो उसका इफेक्ट कहां पे देखने को मिलता है, सप्लाई ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर्स. या फिर डी, नन ऑफ द अबव. जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करती है, इनवर्स रिलेशनशिप. तो ज़्यादातर मार्केट में क्या देखा जाता है, जब चेंजेस आती हैं किसमें, प्राइजेस में, जब प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलता है तो उसका एक अदर इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, डिमांड में. प्राइजेस में जब प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट कम होती है, जैसे कि हमने ये लिया था, जब प्राइजेस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस कम होती है तो नॉर्मल जनरली हम देखते हैं कि उसको डिमांड जो है वो बढ़ जाता है मार्केट में. तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस दैट इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस में जब इफेक्ट चेंजेस देखने को मिलता है तो उसका असर हमें डिमांड में दिखता है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. है ना? The law of demand is one of the most fundamental concepts in economics. ये मोस्टली हमें जब हम मार्केट जाते हैं तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है डे टू डे मार्केट में, है कि नहीं? जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस टाइम क्या हो जाता है, डिमांड जो है, डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. लेकिन जब प्राइसेस, प्रोडक्ट्स, जब गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट जब कम होती है, प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड उसका ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट में. इट वर्क्स विद द लॉ ऑफ सप्लाई टू एक्सप्लेन हाउ मार्केट इकोनॉमीज अलोकेट रिसोर्सेज एंड डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी ऑब्जर्व इन एवरीडे ट्रांजैक्शंस. सही बात है. हम जब मार्केट जाते हैं, आज हम मार्केट गए तो आलू का प्राइस था 60 रुपीज़ kg.
कल जब हम मार्केट जाते हैं तो आलू का प्राइस हो जाता है 80 रुपीज़ kg। फिर अगर पहले अगर देखा जाए तो हम कभी 30 रुपीज़, कभी 35 रुपीज़, तो फ्लक्चुएशंस होते रहती हैं प्राइजेज में। तो इसके लिए बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपने क्या करना है, प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, शेयर करते रहिए सेशन को। चलिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमिनन दैट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है। ओके, इन्फ्लेशन महंगाई। तो ऑप्शंस आर, it is a situation when aggregate demand in an economy outpaces aggregate supply। ये एक ऐसा सिचुएशन है जब पूरे इकोनॉमी में जो हमारा टोटल डिमांड है वो ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से। सेकेंड वी हैव, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद डिप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे महंगाई बढ़ते जाती है एंड हमारे देश में क्या हो जाता है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, ग्रोथ पे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है। That is cost push inflation. C, it is a situation caused by an increase in prices of inputs. Inputs basically the cost of production increase हो जाता है। या फिर D, it is a situation when a nation experiences very high inflation and accelerating inflation। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन बेसिकली हम कहते हैं जब जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, महंगाई जब अचानक से बढ़ जाती है कंट्री में, इकोनॉमी में, दैट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के दो टाइप्स होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, दो कैटेगरी हम कह सकते हैं इसे। अगर हम डिमांड पुल की बात करें तो व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सप्लाई एंड डिमांड में देखा जाए तो प्रोडक्ट्स ऑफ डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, दैट इज डिमांड पुश इन्फ्लेशन। एंड अगर हम कॉस्ट पुश की बात करें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बेसिकली ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड जो है कंट्री में, इकोनॉमी का में कस्टमर्स के बीच जो डिमांड है वो रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, बट प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द सेंस दैट इज रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, वेजेस, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती है हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि हम पढ़ते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है कि नहीं। डिमांड्स रिमेन एट द सेम लेवल बट प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी, it is a situation caused by an increase in prices of inputs like labor, raw material, etc. That is cost push inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने आपको बताई कि प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू दी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट दैट इज वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल्स विच लेड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग इन्फ्लेशन। प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट आता है, दैट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट इन कि इन्फ्लेशन भी हमारा, महंगाई भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कंट्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स आपको डिसाइड करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, चलिए, इट हेल्प, पहला है स्टेटमेंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोनॉमीज ग्रोथ रेट सो दैट सर्टन इकोनॉमिक गोल्स कैन बी अचीव्ड। And second statement relates that it aims to achieve full employment or near full employment as a tool to recover from low economic activities. Which of the following statement is or are correct?
A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या फिर D निदर 1 सॉरी या फिर 2। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट दो टूल्स बनाई हैं। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है एंड जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है, तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी स्टेबल कैसे रही, प्राइस जो मनी सप्लाई स्टेबल कैसे रहे, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट जो है वो 2 मेजर्स अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, है कि नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कब गवर्नमेंट ये मेजर कब अपनाती है, बेसिकली जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके डिमांड्स बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा पैसा कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सप्लाइंग बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम कहें कि जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, उसका रीज़न क्या है, कम क्यों होती है भाई मनी सप्लाई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, उसके डिमांड्स नहीं रहते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ज़्यादा खर्च कंजम्पशन पे नहीं करते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो मनी सप्लाई है उसको स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट 2 मेजर अपनाती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या हो जाता है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन महंगाई ताकि कंट्रोल में रहे। एंड फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या हो जाता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनकी टैक्स जो है वो कितना टैक्स कलेक्ट करें इंडिविजुअल से, बिजनेसमैन से, कंज्यूमर से, एंड कितना उन्हें स्पेंडिंग करना है, एक्सपेंडिचर कितना करना है देश में। जैसे कि हम देखते हैं हमारी सरकार जो है खर्चा करती है, एक्सपेंसेस पे स्पेंड करती है, बेसिकली डिफरेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिफरेंट सेंटर्स पे खर्चा करती है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कहाँ आ जाती है हमारी फिस्कल पॉलिसी में। बेसिकली अगर हम डिफाइन करें फिस्कल पॉलिसी तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनकी टैक्स रेट कितनी होनी चाहिए एंड वो कितना स्पेंड कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, दैट इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोनॉमी ग्रोथ रेट सो दैट सर्टेन इकोनॉमिक गोल्स कैन बी अचीव्ड। ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे कंट्री है उसमें इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे धीरे धीरे एंड डिफरेंट गोल्स, जो कंट्री के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो अचीव कर सके। एंड सेकेंड वन वी हैव, इट एम्स टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। सही बात है, इनका मेन एम क्या है कि पूरे देश में कहीं पे भी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बेरोजगारी ना हो, एम्प्लॉयमेंट अचीव करे, हर किसी के पास काम हो, जॉब हो। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली डील्स विद ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, है कि नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी की अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस स्टेबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है, जब घट जाती है, तो उस टाइम गवर्नमेंट हमारे क्या मेजर्स अपनाती है कि हमारे देश का जो इकोनॉमी वो जो स्टेबल रहे, प्राइसेस जो है स्टेबल रहे, एंड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following items is not included while estimating national income by income method? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, नेशनल इनकम की, बाय इनकम मेथड। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आइटम्स है जो कि इंक्लूड नहीं होगी अंडर नेशनल इनकम ऑफ इनकम मेथड? रेंट, मिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये एक ईजी क्वेश्चन है, ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। नेशनल इनकम बेसिकली क्या हो जाता है कि कितना एक साल के अंदर हमारी कंट्री ने कितना मनी, कितना पैसा अर्न किया है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज अ नेशनल इनकम, है कि नहीं। तो इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि इंक्लूडेड नहीं रहेगा वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड?
अगर हम इनकम मेथड की बात करें, इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी एंटिटी हो, अगर उसका इनकम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, प्रॉफिट और इनकम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, मान लो मेरा कोई घर है, ठीक है, तो मैंने उसे क्या कर दिया है, रेंट बेसिस पे दे दिया है, तो रेंट पे तो लोग रह रहे हैं, बट उसके अलावा मुझे उसके बदले क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो ये चीज़ इंक्लूड होती है अंडर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, है कि नहीं। देन मिक्स्ड इनकम, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास इनकम्स आते हैं, ये भी इंक्लूडेड होती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होती है while estimating national income by income method, बट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाता while estimating national income by income method। हम इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्यों करते हैं, 5 लाख 10 लाख टू अर्न टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, वही 5 लाख 10 लाख हमारा 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है while estimating national income, ठीक है। बेसिकली क्या है, इट इज अ परचेजिंग ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि मान लो मेरी कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सोर्स है, ठीक है, तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट किस पे कर रही हूँ, बड़ी बड़ी मशीन्स पे, इक्विपमेंट्स पे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, ताकि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया बट आगे चल के उससे मुझे प्रॉफिट इनकम्स मेरे पास आएंगे। Thus, fixed income is the accumulation of physical assets such as machinery, land, building, installation, vehicles or technologies that are fixed investment. Okay, चलिए next question. This question is asked regarding balance of payment. So, which of the following statement is correct about balance of payment? Balance of payment क्या है, चलिए हम देखते हैं। A, if the current account is in surplus, जब कंट्री की जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादा है सरप्लस में देन दी कैपिटल अकाउंट मस्ट बी इन सरप्लस। जब अगर कंट्री की करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो कैपिटल अकाउंट भी होना चाहिए, क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। या फिर इफ़ द कैपिटल अकाउंट इज इन डेफिसिट, नेगेटिव में है तो कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट में होना चाहिए, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी, द ओवरऑल सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, कि जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी सारे एंट्रीज हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो पॉजिटिव में रहना चाहिए। या फिर डी, ओवरऑल सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट बी जीरो, कि जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी सारे एंट्रीज हुई है इन द करंट अकाउंट एज वेल एज इन द कैपिटल अकाउंट शुड बी जीरो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बेसिकली जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, परचेज एंड सेल होती है, एंट्रीज जो होती है, जो सारे रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कहाँ पे इंक्लूड होती है, इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो द ओवरऑल सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट बी जीरो, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल पेमेंट, इट इज़ अ सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जो भी डीलिंग हो रही है उसकी, जो ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन द कंट्री इंडिया एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी कारोबार हो रहा है आपकी कंट्री से विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कहाँ पे होते हैं, इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमेना दैट लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी ज़्यादा हो जाती है टोटल सप्लाई से। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद अ डिप ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ जाती है, ग्रोथ कंट्री की कम हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर इट इज़ अ सिचुएशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। या फिर इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द नेशन एक्सपीरियंसेस वेरी हाई इन्फ्लेशन एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन ये महंगाई, इस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जब महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही मुश्किल हो जाता है महंगाई को कैसे हम कंट्रोल करें। मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है कंट्री में, मनी सप्लाई हो जाता है, लोगों के पास पैसा, लोग डिमांड बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है,
तो ये क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ नेशन एक्सपीरियंसेस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्या है, कैसा सिचुएशन है, व्हेन अ नेशन एक्सपीरियंसेस अ वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब पूरे साल का अगर इन्फ्लेशन महंगाई चेक करें तो इट रन्स इनटू मिलियंस एंड ट्रिलियंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत ही कम समय में हमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस में महंगाई देखने को मिलती है, दैट इज अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज व्हेन बिजनेस साइकिल इज, ये बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है। हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती है कब, एक्सपैंडिंग स्टेज, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, पीक स्टेज या फिर एट लोएस्ट पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज व्हेन बिजनेस साइकिल इज एट विच स्टेज। अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो इसे हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन, हर एक चीज़ में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब इंक्रीज हो जाता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल का ये कौन सा स्टेज है, दैट इज एट पीक स्टेज, जहाँ पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एट द मैक्सिमम स्टेज में रहती है, उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज व्हेन बिजनेस साइकिल इज एट पीक स्टेज। एक्सपैंडिंग में क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जितने भी सारे एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्ट्स के कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेजेस, रेम्यूनरेशन, तो ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, तो धीरे धीरे एक्सपैंड करती है, ऊपर जाती है, इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, वही सारे एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, धीरे धीरे डाउनफॉल होती है उनकी। पीक स्टेज में क्या होता है, मैक्सिमम ऊंचाई पर, कि उससे मैक्सिमम और ऊंचा कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एट पीक स्टेज। तो बिजनेस साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक एंड रिकवरी। एंड इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये कंट्रीज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं एंड इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। ओके ओके, तो आज का जो सेशन है गाइस हमारा वो यहीं पे ओवर होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सेबी ग्रेड ए के लिए हमारा जो फ्री वार्म अप सेशंस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारा एक जो लेक्चर है जो रिसेंटली हुआ है, दैट इज़ निहारिका मैम का लेक्चर है, अकाउंटेंसी का लेक्चर, वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड अब हम अपनी आज हमने इकोनॉमिक्स का भी सेशन देखा। तो अब हमारे जो सेशंस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर सेबी ग्रेड ए। तो अगर आपको क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप क्लास के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे स्टडी नोट्स हैं, हमारे माइक्रो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप विजिट कीजिएगा, हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। आपने क्या करना है, टू डाउनलोड द पीडीएफ फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आपको। दैट इज आपको क्या करना है, अभी पीडिया पोर्टल पे जाना है। ये है हमारा अभी पीडिया रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे, सेबी के भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज फॉर सेबी ग्रेड ए, ठीक है, रीसेंट लेक्चर। तो आपने इस लेक्चर पे क्लिक करना है, इस वीडियो पे। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन आता है। शो मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे इस लाइन पे दिखेगा रजिस्टर फॉर पीडीएफ फ्री वार्म अप कोर्सेज, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो फिर जो हमारा सेबी ग्रेड ए का जो कोर्स है वो आपको हमारे पोर्टल पे फुल दिखेगा। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, माइक्रो कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज, हर एक चीज़ अवेलेबल यहाँ पे दिखेगा, है कि नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस भी दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर्स भी है, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे लेक्चर्स देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बट पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट, ठीक है। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तभी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो टू डाउनलोड दी पीडीएफ्स
क्लासेस के पीडीएफ्स, जब हम नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे रीसेंट वीडियोस दिखेंगे, रीसेंट वीडियोस जो अभी फर्स्ट सेबी ग्रेड ए हमने किया है। तो रीसेंट वीडियो में जब आप क्लिक करते हो इस वीडियो पे, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें शो होगी। यहाँ पे देखिए मैम के लेक्चर्स आ गए हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। जब आप क्लिक करने के बाद इस वीडियो पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास पीडीएफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस रेड बटन को दबाना है। रेड बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे हमारे पोर्टल पे, एंड उसके बाद आप हमारे पोर्टल को रिव्यू कर सकते हो, ईच एंड एवरी कोर्सेज रिव्यू कर सकते हो। सो फॉर डाउनलोड द पीडीएफ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट, उसके बाद ही आप हर एक चीज़ रिव्यू कर सकते हो। ओके, चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग अ क्लास, कुछ भी हो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।